तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में मैं किरण जुनेजा आपका स्वागत करती हूँ। कामयाबी उन्हें मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं और कोशिशें मजबूत। आइए आज ऐसे एक ही कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। एवी प्लीज। 26 जनवरी सन 1970 को महाराष्ट्र में जन्मी गायिका संजीवनी भिलांडी का बचपन में संगीत से दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं था। उनके पिताजी महाराष्ट्र सरकार में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे और माताजी अंग्रेजी की प्रोफेसर। घर में संगीत का कोई वातावरण न होने के बावजूद संजीवनी ने संगीत की बाकायदा शिक्षा ली। उन्होंने कई चैनल्स पर संगीत प्रतियोगिताएं जीती और इन्हीं प्रतियोगिताओं ने उन्हें बतौर गायिका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक दिलवा दिया। उनकी पहली फिल्म थी करीब, जिसके निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उनसे बतौर गायिका 5 गाने गवाए, जिनका संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। इसी फिल्म में एक हिट गाना था चोरी चोरी जब नजरें मिली। इस गाने ने उन्हें कामयाबी के शिखर पर ला खड़ा किया। उन्होंने देश विदेश में अनेक शोज किए और नेपाली, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, तेलुगु आदि अनेक भाषाओं में गाने गाए। आज संजीवनी भिलांडे मशहूर गायिकाओं में गिनी जाती हैं। तो चलिए उनके कोशिश से कामयाबी तक के सफर में संजीवनी के साथ। तो ये थी संजीवनी भिलांडे। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। संजीवनी। रुस जाने दे, कब्जा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। बैठिए। तो आप बैठ गई हैं अपनी हॉट सीट पर। जी। और मैं आपसे कुछ हॉट और कुछ नॉर्मल और कुछ कोल्ड बातें करने वाली हूँ। अरे बाप रे, ठंडा पानी लेके आती हूँ। अच्छा संजीवनी, ये बताइए कि आप एक एकेडमिक फैमिली से आई हैं। आपके फादर एजुकेशन फील्ड में हैं, मदर एजुकेशन फील्ड में हैं, आपकी सिस्टर भी प्रोफेसर हैं, एक भाई हैं आपके जो कहीं भी संगीत के आसपास नहीं हैं। तो ये बताइए कि आपने इस फील्ड में एंट्री क्यों की और कैसे की? फील्ड में एंट्री मेरी माँ चाहती थी कि मैं गाऊं, क्योंकि बचपन में सोसाइटी के फंक्शंस में गाती थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि गले में सुर है, तो मुझे संगीत सीखने के लिए भेज दिया। पंडित दिनकर गायकिनी जी से मैंने संगीत की तालीम शुरू की। और बस कितने साल की थी आप जब आपने तालीम 10 शुरू साल की? की। 10 साल की। और जहाँ जाती वहाँ लोग कहते ये गाओ वो गाओ, तो मैं जैसे जूक बॉक्स होता है वैसे शुरू हो जाती थी। गाने बहुत याद थे, बचपन से बहुत सुनती थी, तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपकी माँ जी भी बहुत अच्छा गाती हैं और उनको भी गाने का शौक था। जी, बहुत। इनफैक्ट मेरी आवाज़ एग्जैक्टली मेरी माँ की तरह है। अगर फ़ोन पर आप सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बोल रही हूँ या मम्मी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कभी इस फील्ड में कभी कोशिश नहीं की क्या? नहीं, उस ज़माने में शायद इतना उनको मौका नहीं मिला, और फिर वो प्रोफेसर बनी, अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, तो आवाज़ उसी में कहीं पे घिस गई, ऐसा वो कहती है। अच्छा, आपने डिप्लोमा किया है मास कम्युनिकेशन में, उसके अलावा भी आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं आपने और एजुकेशन फील्ड में। अगर आपको ये क्लियर था कि मुझे संगीत ही गाना है, मुझे गाने ही गाने हैं, इस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, तो फिर आपने इतनी पढ़ाई क्यों की? घर का वातावरण, जो आपने सही पूछा था कि मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए, सब घर में पीएचडी है, सब संस्कृत के पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर पेरेंट्स की इच्छा थी कि
मैं ज़रूर पढूं, एटलीस्ट मास्टर्स करूं। तो मैंने भी एंजॉय करके किया। वैसे सख्ती तो नहीं थी, पर वो एक सभ्यता है परिवार में कि शिक्षा होनी चाहिए, तो इसलिए। तो आपने उनको खुश करने के लिए ये किया। हाँ, ऐसा कहिए, पर सही था आई थिंक। आपको लगता है कि क्योंकि आपने एक मराठी परिवार में जन्म लिया, तो कहाँ कुछ हद तक ये भी एक वजह है कि आपको इनकरेज किया गया आर्ट के फील्ड में आने के लिए, गाने के लिए? बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि मराठी लोग जो हैं वो किसी भी आर्ट फॉर्म को, थिएटर हो, सिंगिंग हो, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में आगे बढ़े। जी, ये तो आपने सही कहा। और संगीत का दर्जा बहुत ऊंचा है। महाराष्ट्र में अगर आप गाने सुनेंगे तो बहुत महीन काम होता है। पोएट्री का लेवल भी बहुत अच्छा है। संत काव्य महाराष्ट्र में बहुत ऊंचा है। तो संगीत कला का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप जब बच्ची थी, छोटी सी, तो ऐसे ही सीरियस थी कि बहुत चुलबुली और नॉटी थी? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मस्ती छुपी हुई है। हाँ, वो तो है। अभी ज़रा इंटरव्यू को बैठी हूँ तो थोड़ा सा फॉर्मल हो गई हूँ। हाँ, नहीं, हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करेगी अगर आप बिल्कुल जैसी हैं, चुलबुली सी, वैसी ही हो जाए हमारे साथ। अच्छा, तो बचपन में क्या शैतानियाँ करती थी आप? कैसे डांट पीटी आपको? कुछ कोई किस्सा बताइए। बहुत, बहन से बहुत डांट खाई है। वो सोती थी तो उसके पैर एक धागे से बांध के रखती थी मैं, ताकि वो उठे तो गिर जाए। पर कभी गिरी नहीं, बहुत गुस्सा करती थी, बहुत। और स्कूल में बच्चों के साथ? स्कूल में तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर घर पे बहुत। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो अपनी जर्नी है संगीत की, वो तो 10 साल की उम्र में शुरू कर दी, लेकिन फोकस क्या था? मतलब आप बॉम्बे में रहती थी, तो आपके कोई कॉन्टैक्ट्स थे फिल्म लाइन में या म्यूज़िक फील्ड में? आपने क्या सोचा था कि मैं कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ूँगी? सोचा ही नहीं था, बस वो एक प्रतियोगिता थी टेलीविज़न पर, एक चैनल पर, उसमें हिस्सा लिया, उसमें जीत गई। और बस विधु विनोद चोपड़ा साहब ने बुला लिया फिल्म के गाने गाने के लिए। तो कुछ ऐसा प्लान तो नहीं था। तो ये जो कंपटीशन था जो आपने जिसमें पार्ट लिया, जो एक शो था, ये उस वक्त नए नए शोज़ मेरे ख्याल में शुरू हुए थे, और शायद ये पहला शो था टेलीविज़न पे जिसमें कि इस तरह का टैलेंट कॉन्टेस्ट होता था। हाँ, इनफैक्ट मैं ऐसी पहली विजेता हूँ जिसे फिल्मों में गाने का न्योता मिला एक टैलेंट शो के ज़रिए। तो वो एक अच्छा, कैसा लगा? पहली बात तो जब विद्यु जी के वहाँ से आपको फ़ोन आया, तो आपको विश्वास हुआ या लगा कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, या क्या हुआ? हमें कुछ किस्सा बताइए। फ़ोन आ गया था और मुझे वैसे इतना अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म में गाना मतलब क्या होता है, कि उसकी पहुंच कितनी बड़ी होती है। तो मैं बस मैं बैंड्रा रहती हूँ, वो भी बैंड्रा ही रहते हैं, तो बस हम चले गए, मैं और मेरे पिताजी उनके यहाँ पे गए और गाना सुनाया, और उनको बहुत ऐसे भी पसंद आया हुआ था। और उनके बड़े भाई वीर चोपड़ा जी जो प्रोड्यूसर थे करीब के, उन्होंने बहुत पसंद किया, और बस जैसे गाना गाते वैसे गाना गा दिया था। बाद में पता चला कि एक फिल्म की पहुंच कितनी बड़ी होती है। हाँ, तो इस फिल्म के जो गाने थे, आपको मतलब फिल्म के 5 गाने मिले गाने को। जी। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ट्रेंड शुरू हो चुका था उस वक्त कि एक गाना किसी से गवाया जाता था और एक गाना किसी। तो ऐसा कैसा हुआ कि अन्नू मलिक जी ने, जो कि इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, आपको 5 गाने दिए गाने के लिए? क्योंकि जो हीरोइन थी नेहा, उसको बहुत आवाज़ सूट कर गई, तो जितने उन पर गाने थे उनकी आवाज़ के सभी मुझसे गवाए। पहले तो चोरी चोरी, फिर चुरा लो ना दिल मेरा सनम, फिर इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, तो 1-2 गाने हमें सुना ही दीजिए ना। हाँ। अच्छा, चलिए। हाँ, जुदाई से डरता है दिल, मौत से तो मैं डरती नहीं, और डरती तो
सुन ले सनम, सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करती नहीं, प्यार तुझसे मैं करती नहीं, हाँ जुदाई से डरता है दिल। ये गीत था। फिर चुरा लो ना दिल मेरा सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना। और जो सबसे मशहूर हुआ वो तो चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, हाँ चोरी में भी है मज़ा। हाय बहुत मस्ती है इस गाने में, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, तो ये बताइए, जब ये 5 गाने आपने गाए और आप घर गई, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? और उसके बाद जब सक्सेस मिल गई और लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया और स्टेज शोज़ वगैरह आपके पास आने लगे, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? तब पता चला कि एक फ़िल्म की पहुंच कितनी बड़ी होती है। कहीं रशिया में बैठ के कोई ईमेल लिख रहा है, कहीं अमेरिका से मैं जाती हूँ, तो अब आज तक लोग याद करते हैं कि वो गाने आपके हैं। और जब हिंदी फिल्मी संगीत का इतिहास लिखा जाता है, ये गाने मेरे ही नाम से जाने जाएंगे, ये एहसास तब हुआ। तब मैं बहुत खुशकिस्मत और शुक्रगुजार हूँ, और आई फील ब्लेस्ड कि ये मौका मुझे अच्छा, मिला। जब आप गाने गाती हैं तो लिरिक्स याद करती हैं पहले? ये मुझे एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है कि गाना एक बार मैंने देख लिया, एक बार गा दिया तो मुझे ज़ुबानी याद हो जाता है। फोटोग्राफिक मेमोरी। जी। वंडरफुल, बहुत बहुत बहुत। मैं कभी भी ऐसे देख के नहीं गाती हूँ। अच्छा, बातें तो बहुत करनी है हमें आपसे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं संजीवनी से। तो संजीवनी, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप बचपन में बहुत नटखट थी और बहुत तंग करती थी, अपनी बहन के पाँव मान देती थी। तो कुछ ऐसा किस्सा और सुनाइए कि जब आपने स्कूल में एक गाना गाया पहली बार, तो कुछ ऐसा किस्सा हुआ था आपके साथ? मेरे साथ स्कूल में तो अपने प्रेयर्स में गाती थी, और जब टीचर नहीं आती तो सारी लड़कियां मुझे वहाँ खड़ा कर देती थी और कहती थी गाओ। हाँ। तो बस जुक बॉक्स शुरू। अच्छा, ये बताइए कि आपने हिमेश रेशमैया के साथ भी गाना गाया, आपने मुझे मालूम है कि AR रहमान के साथ आपने गाना गाया, जो कि एक बहुत आई एम श्योर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा होगा। उसके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना फिल्माया नहीं गया, लेकिन रिकॉर्ड में आज भी है। जी, तो उस CD फिल्म के में बारे में बताइए, ये गाना आपको कैसे मिला, ये बताइए, कुछ गुनगुना दीजिए, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे कोई फ़ैन है जो अबू धाबी में रहते थे, और रहमान साहब वहाँ गए थे कुछ शो के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि आपने अभी तक इसको क्यों नहीं गवाया है। और वो मेरा एक शो आता था टेलीविज़न पर, जिसमें एक अनप्लग्ड शो था, जिसमें एक बार स्टूल पर बैठ के पुराने गाने मैंने बहुत सारे गाए थे। तो उससे बहुत फैंस हुए थे। तो वो जो फ़ैन थे उन्होंने रहमान जी से कहा कि इसको बुलाना चाहिए। फिर मेरा नंबर उनके पास नहीं था, उनके सेक्रेटरी ने बहुत सारी कोशिश करके मुझे ढूंढ निकाला और इनवाइट किया, और मैंने नायक फ़िल्म में एक गाना गाया उनके लिए। और वही रात को 2:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी। और तो आप तब तक थक नहीं गई थी 2:30 बजे रात को वेट करते करते? नहीं, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड। रहमान माय फेवरेट, आई लव हिज सॉन्ग्स, और बहुत मेलोडी। तो जब पहली बार उनसे मिली, जब आप मिली, तो कैसा फील हुआ?
वो तो बहुत सिंपल और बहुत स्वीट है, पर जो जैसे उनका स्टूडियो है वहाँ पर एक ऐसे लौ जलती है, एक रेड कलर का एक ऐसा मंदिर के जैसा उन्होंने जो बनाया है, बहुत जैसे ही आप एंटर करते हैं तो कुछ लगता है बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल जगह है, ऐसा महसूस होता है। और फिर बस मैं गई, फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम क्या गाती हो, मैंने कभी सुना नहीं, गाना सुनाओ, तो मैंने 2-3 गाने सुनाए, बचपन की मोहब्बत सुनाया, पुराने लता जी के गाने सुनाए और फिर गाते गए। और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत था, आई थिंक वन ऑफ हिज लास्ट सॉन्ग। मुझे मालूम है कि वो गाना पिक्चराइज नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्डेड है और सीडी पर भी है, मतलब सुनने में आता है। तो हमें कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें उसकी सुना दीजिए। चिड़िया में होती तो, मैना में होती तो, पिंजड़े में रख लेता, लड़की हूँ मैं, हाय मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा गाना था। बहुत अच्छा। अच्छा, हिमेश रेशमैया के साथ भी आपने कुछ गाने गाए हैं, उन्होंने आपको लिया था, उनका कौन सा गाना है जो बहुत पॉपुलर हुआ आपके साथ? संजय छेल जी की फिल्म थी क्या दिल ने कहा, उसमें शान के साथ मैंने निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा, आशिकी चाहता है जिंदगी उजाड़ता है, रोके रुके ना कभी किसी की कहा, मानता है हो निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। संजीवनी, मुझे मालूम है कि आप बहुत 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 सारे कॉन्सर्ट्स करती हैं दुनिया भर में, तो ये किस तरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं और आप क्या कंसंट्रेट करती हैं? पुराने सिंगर्स के गाने गाती हैं, क्या गाती हैं? 1,500 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स कर चुकी हूँ सारे विश्व भर में, ख़ास करके यूएस में मैंने 15-16 मेरे वीज़ाज़ लगे हुए हैं। बहुत वहाँ पर पुराने गानों के बहुत शौकीन लोग हैं, तो ज़्यादा करके पुराने गीत और नए गाने भी गाती हूँ, अपने गीत भी गाती हूँ, और जो मेलोडियस गाने होते हैं उन पर कंसंट्रेट करती हूँ। जैसे कि मेरी पसंद थोड़े क्लासिकल बेस वाले गाने भी बहुत पसंद करती हूँ, जैसे कि तू चंदा मैं चांदनी, तू तरुवर मैं शाख रे, तू बादल मैं बेजुरी, तू पंछी मैं पाख रे, इस तरह के गाने। अच्छा, जब बाहर जाते हैं तो जो NRIs होते हैं, हमारे जो इंडियंस वहाँ सेटल्ड हैं, उनको बहुत क्रेज़ है हमारे इंडिया के और स्पेशली पुराने गानों का। तो जब वहाँ आप जाती हैं तो कौन से 2-3 गाने हैं जिनकी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा हमेशा हमेशा आपको आती है? आएगा आने वाला आएगा, और दिल हूँ करे घबराए, मेरे वतन के लोगों गाना पड़ता है। बहुत गाने जवां है, मोहब्बत गाती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों तो सुनाई दीजिए, बहुत ही बहुत बहुत अच्छा और अपनी कंट्री वाला गाना है जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट
मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी। अच्छा ये बताइए, जब आप ये शोज़ करती हैं तो उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह कौन करता है? आप खुद करती हैं या आप किसी से करवाती हैं? कैसे होता है? बस सब खुद करती हूँ। पढ़े लिखे परिवार से हूँ तो लिखने का भी शौक़ है, रिसर्च करने का शौक़ है। तो जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे हमने वहीदा जी पर शो किए या आशा पारिक जी, वैजयंती माला जी, गुलजार साहब के शो के लिए तो मैंने उनकी 12 किताबें पढ़ डाली, उनकी सारी पोएट्री का अभ्यास किया और स्क्रिप्ट भी खुद किया, कंपेयरिंग भी खुद करती हूँ। सब में बहुत आनंद आता है। तो आप सिर्फ गाती नहीं हैं, बाकी सब एरियाज़ में भी काम करते हैं। अच्छा एक बात छुपी हुई है हमारी ऑडियंस से आज तक, जो कि अब मैं बताने वाली हूँ कि आप क्लासिकल डांस भी करती हैं। हाँ, मैं उड़ीसी नृत्य सीखती हूँ शुभदा वराडकर जी से और वो मेरे लाइफ का हाई पॉइंट होता है। मैं जब डांस के क्लास में जाती हूँ, डांस करके आती हूँ तो मैं 7th हेवन में होती हूँ। मतलब बहुत खुशी होती है। तो इसकी बहुत enjoy परफॉर्मेंसेस करती भी आपने की हैं? इतना अच्छा मुझे आता नहीं है, इतना समय नहीं दे पाती हूँ, पर गुरु पूर्णिमा के फंक्शंस में करती हूँ सबके साथ। तो जब आप ये परफॉर्मेंस करती हैं उसमें आप अपने गाने भी इनकॉर्पोरेट करती हैं, अपने गाने डालती हैं उसमें? मेरे प्रोग्राम में जब मैं गाती हूँ तो नाचते नाचते गाती हूँ। ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे हैंड मूवमेंट्स में, मेरे एक्सप्रेशंस में नृत्य अपने आप झलकता है। अच्छा एक बात और है, मुझे मालूम है कि जब आप छोटी थी आप ना तो सिंगर बनना चाहती थी और ना ही डांसर, आप तो बनना चाहती थी एक एक्ट्रेस। हाँ, वो तो एक फिर मैं जब गाती हूँ इसीलिए, पर क्योंकि मैं हीरोइन नहीं बनी, मैं गाते वक्त खुद हीरोइन बन जाती हूँ। तो आंखें बंद करके मैं गाने का सोचती अभिनय हूँ ही करती हूँ कि मैं या तो कौन हूँ, मैं गाने के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करती हूँ सुरों के ज़रिए और फिर अपने आप कुछ एक्टिंग हो जाती है। संजीवनी बहुत मज़ेदार बातें कर रही हैं आप, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं संजीवनी से। तो संजीवनी, जैसे आपने कहा कि आप एक एकेडमिक फैमिली से हैं, तो इसलिए आपको लिखने का भी शौक़ है। तो आपने एक किताब भी निकाली है, मीरा एंड मी, उसके बारे में कुछ बताइए। ज़रा दिखा दीजिए हमारे कैमरा को भी। मैं लेके ही आई हूँ। ये किताब मैंने लिखी मीरा एंड मी, मेरे अंदर की मीरा की खोज, यानी कि मीरा एंड मी। मैंने मीराबाई के पदों को अंग्रेज़ी में अनुवादित किया है और उन्हें गाया है, एल्बम भी साथ में है। और इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि अमेरिका अक्सर जाती हूँ, मैंने देखा प्रोग्राम में भारतीय आते हैं, विदेशी आते नहीं, क्योंकि उन्हें हमारी ज़ुबान समझ में नहीं आती है। यहाँ से जाती हूँ तो अपने कस्टम वाले वगैरह, अमेरिका जा रही हूँ, भारत का नाम रोशन करके आओ वगैरह, बहुत शान और शौकत से विदाई होती है और वहाँ पर बड़ा रूखा स्वागत होता है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विज़िट, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी आवाज़ की पहचान भारत और भारतीय लोगों के ही बाहर हो। तो मीराबाई का आंचल थाम लिया, क्योंकि मुझे लगता है मीराबाई यूनिवर्सल है। उनका जो मगन भाव है, प्रेम भाव है, स्पेशली लव पोएम्स जो उनके हैं, मुझे लगता है कि मीराबाई को एक जोगन के रूप से भी परे देखना चाहिए। प्रेम भाव उनका वैश्विक है, यूनिवर्सल है। अमेरिकन लड़की भी गा सकती है, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे, भले अंग्रेज़ी में गाए, लेकिन वो जो भाव है उसे मुझे विश्व में पहुंचाना है, इसलिए ये कोशिश की है। तो आपने उसके लिरिक्स इंग्लिश में लिखे हैं, ट्रांसलेट करके। हाँ। तो उसे गाया भी आपने इंग्लिश में होगा फिर? जी, दोनों जो ओरिजिनल है वो, जैसे कि जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं, तो सुप्रीत तोड़
कौन संग जोड़ूं, कौन संग जोड़ूं। If you were a tree, I'd be a birdie. If you were the sea, a fish I would be. तुम भये तरवर, मैं भई पंछिया, तुम भये सरोवर, मैं तेरी मछिया। Even if you break off, honey I will not. जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ूं। इस तरह से किया है। बहुत खूबसूरत। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की भी जो जवां पीढ़ी है वो भी मीरा के प्रेम भाव से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट महिला थी, अहेड ऑफ हर टाइम्स। आप अपने आप को स्पिरिचुअल मानती हैं? पता नहीं होंगी, पर घर में बहुत माहौल है। मेरी बहन बहुत अध्यात्म का अभ्यास की हुई है, और लेकिन एक सात्विकता जो भी प्योर है, जैसे इनोसेंस है बच्चे का, या मोगरे की खुशबू, जो भी प्योरिटी होती है उससे बहुत अट्रैक्ट होती है, तो उस सेंस में शायद स्पिरिचुअल हूँ। आपने बहुत सारे कृष्ण के भजन गाए हैं, हनुमान चालीसा है, आरती के गाने हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? ये स्पिरिचुअलिज्म, ये जो भगवान की तरफ जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, उसकी तरफ आपका झुकाव कैसे है? एक तो इन गानों में रागों का इस्तेमाल कर पाती हूँ, गायकी का स्कोप होता है। डिवोशनल सॉन्ग्स आज भी हमारे पारंपरिक रागों पर होते हैं, तो एक सिंगर की जो एक भूख होती है कि मैं गा पाऊँ कुछ अच्छा काम कर, गले का काम, या ख़ुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ। भारतीय जो धुनें हैं वो डिवोशनल में बहुत स्कोप है, और इसलिए शायद झुकाव है। और जैसे मैं प्रार्थना सभा में जाती हूँ अक्सर गाने को, अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो जो बैठक होती है उसमें, और एक म्यूज़िक में एक जो एक हीलिंग पावर है, उसका मुझे वहाँ पर बहुत मौका मिलता है कि सुरों के ज़रिए शांति, लोगों को जो दुख है ऐसी घड़ी में, सुरों के ज़रिए बहुत उनको एक कामनेस, एक पीस मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब काम है, और एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो कोई अच्छा सा एक भजन सुना दीजिए जो आपने भगवान कृष्ण पे गाया हो। या जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, मनमोहन घन श्याम कन्हैया, मनमोहन घन श्याम कन्हैया, मुरलीधर नंद के लाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। देखिए आपका गाना ख़त्म हो गया, लेकिन मैं झूल रही थी। बहुत तो वर्सेटिलिटी आप में बहुत है। आप भजन भी गा लेती हैं, आप इंग्लिश गाने भी गा लेती हैं, आप हिंदी के फिल्मी गाने भी गाती हैं। क्लासिकल में क्या आपका फेवरेट, कौन सा गाना फेवरेट है क्लासिकल में? क्लासिकल में बहुत सी बंदिशें हैं जो बहुत पसंद करती हूँ, जैसे कि बारिश की मियाँ मल्हार में बंदिश है। बरखा ऋतु आई सखी आई आई, बरखा ऋतु आई सखी, घनन घनन घटा छाई, घनन घनन घटा छाई, चमक चमक बिजुरी चमकाई आई, बरखा ऋतु आई सखी। जिन सो अखियाँ लागी उन सो कोई कहियो जाई, ऐसे ऋतु में दरस बिना नैना तरसाई सखी, आई आई बरखा ऋतु आई सखी। आप बहुत सारी बाकी लैंग्वेजेस में भी गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं, गाती हैं, जैसे कि नेपाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु। उसका रियाज़ कैसे करती हैं और उसको कैसे आप
निभा पाती हैं? एक बार सुन लेती हैं तो आपको याद हो जाता है? भाषा का गिफ्ट है। घर में सब अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, सब मेरे पिताजी संस्कृत पढ़ाते थे। हाँ। तो भाषा की तरफ लगाव है, और कोई भी लैंग्वेज हो मैं भाव जान लेती हूँ। और जिन्होंने गीत लिखा हुआ है, गीतकार समझाते हैं अगर उच्चारण में कहीं तलफ़ुज़ में कोई गलती हो जाए तो। और बस एक मुझे वो एक नैक है कि कोई भी भाषा हो, उसे बंगाली गाती हो तो बोलते बाप बंगाली लगती हो, नेपाली गाती हो तो नेपाली केटी बोलते हैं मुझे, गुजराती संजीवनी बेन बोलते हैं। राजस्थानी गाना गाया है आपने? हाँ, राजस्थानी बहुत गाए हैं। कोई गाना याद है? आप राजस्थानी हैं? नहीं, मैं तो हाँ, पंजाबी आप हूँ। तो पंजाबी हैं। अच्छा। मीरा के तो खैर सभी राजस्थानी राजस्थान के। भाषा में ही तो होते चलिए फिर कोई और सुना दीजिए आप। नेपाली गाना सुना दीजिए। नेपाली तो मैं नेपाल में बहुत बड़ी स्टार हूँ। हाँ, मैंने अच्छा। बहुत गाने गाए हैं। अच्छा। और मुझे याद है मेरा एक मित्र गया था नेपाल तो शूटिंग करने, तो उन्होंने बस जिक्र किया मैं संजीवनी को जानता हूँ, तो उन्होंने कहा संजीवनी को आप जानते हैं, मतलब इट वाज अ बिग थिंग के बहुत बड़ी सिंगर है वगैरह। तो अरे बाबा चलो, मैंने बोला वाह वाह, अपना भी किधर भाव है। तो नेपाली इतने गाने गाए हैं मैंने। जीवन साथी तिमीलाई छ मेरो कसम, जीवन साथी तिमीलाई छ मेरो कसम, न छोडिदेऊ यी हातहरू जन्म 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 जन्म, आँखामा आउने तस्वीर तिम्रो झिक्न पाए हुन्थ्यो, मुटु बिझाउने तिम्रो माया भुल्न पाए हुन्थ्यो, भुल्न पाए हुन्थ्यो। पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि। अभी हाल ही में मैं नेपाल गई थी कोई अवार्ड फंक्शन में, और वहाँ पर ये जब गाना मैंने शुरू किया तो वो यंग क्राउड वगैरह वो सब चीयर कर रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि ये गाने कितने हिट है वहाँ पर। अच्छा, आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ गाना गाया, जैसे कि सुखविंदर, अभिजीत, शान, सोनू निगम। तो सोनू निगम का कौन सा गाना आपने जो गाया है बहुत ही अच्छा वाला, वो सुना दीजिए। सोनू जी के साथ यारा रब गाया है, फिर रोड में भी गाया है, उलझनों को दे दिया है गाया है। सोनू निगम के साथ मैंने नहीं गाया है, सोनू निगम ने मेरे साथ गाया है। सोनू निगम जी ने जो आपके साथ गाना गाया वो सुना दीजिए। ओके। ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे, अब साथिया नई मंजिले, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे, हाय दीवाना जग छुट जाने दे। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं संजीवनी से। तो संजीवनी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास एक डबल मीनिंग का कुछ गाने आए थे गाने के लिए और आपने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था, ये क्या किस्सा है? मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं कैसे पहुंच गई उस सिचुएशन में, पर हाँ हुआ। एक रिकॉर्डिंग गाने में रिसेंटली गई थी और हमारे एक मित्र थे, उन्होंने रेकमेंड कर दिया किसी को लास्ट मिनट सिंगर चाहिए थी, तो मैं पहुंच गई। मुझे लगा हमेशा की तरह कोई गाना आ जाएगा मीराबाई का, तो बस गई। तो वर्ड्स देखे मैंने, तो देखते ही मैंने कहा कि ये ज़रा मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर भी मैंने कहा अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें से ये वर्ड्स चेंज करिए।
तो उन्होंने पहले तो बड़ी मीटिंग हुई, फिर आधा घंटा चर्चे हो रहे थे उस पर कि क्या होना चाहिए या नहीं। मेरी चोली की खुल गई सिलाई और अंदर झाके कोई, ऐसा कुछ इस तरह का था। अब मैं गई थी मेरे भैया के साथ में, तो वो वहाँ पे मॉनिटर रूम में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं तो गा नहीं पाऊँगी उनके सामने, या तो आप इसको कुछ चेंज करिए या तो फिर आप किसी और से गवाइए। तो पहले लिरिक राइटर को बुलाया और कोशिश कर रहे थे कि कुछ, लेकिन फिर प्रोड्यूसर आए और उन्होंने कहा नहीं यार, हमको तो ये हम क्यों चेंज करें, फिर आप कहेंगे कि पिक्चराइजेशन में चेंज करिए, ऐसा मत दिखाए। हमारा तो पर्पस ही यही है कि हम आइटम सॉन्ग दिखाएं और उसमें स्लीज हो और उसमें चीपनेस हो, तो हम क्यों चेंज करें, बेशक आप मत गाइए। मैं तो निकल गई वहाँ से। तो ऐसे हुआ। तो मुझे हमेशा लगता है कि औरत का जो कमोडिफिकेशन है एक, क्योंकि मीरा कहती है मैं आत्मन हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, ये जो पहचान है महिला की कि शरीर के परे हमारी कोई पहचान हो, इसको अगर जब तक हम मीडिया में नहीं दिखाएंगे तब तक औरत का शोषण होते ही रहेगा। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई लफ्ज़ चेंज किए जाए कि चोली की सिलाई नहीं निकले बल्कि कुछ दिमाग की सिलाई निकले, लेकिन हुआ नहीं, शायद किसी और ने गा दिया होगा। अच्छा, आपने कुछ गाने कंपोज भी किए हैं? हाँ, जितने डिवोशनल गाए मैंने बहुत से मैंने ही कंपोज किए हैं। और बड़ा आनंद आता है क्योंकि मैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के गाने गाकर बड़ी हुई हूँ, मैं उनसे सीखी भी हूँ। और जैसे वो कंपोज करते हैं मैं बहुत प्रेरित हूँ उनकी शैली से, तो मैं अपने कंपोजिशंस में भी थोड़ा सा गायकी लाती हूँ। जैसे कि या गणराया सदया सदया मंगल भवना मंगल करना अशुभ हराया महासंकटापासुनि त्वरितचि निज जनताराया या गणराया। इस तरह के कॉम्पोजिशंस हैं। तो फिलहाल आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करना चाहती हैं, हमें बताइए। मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ मीरा पर, जिसमें मैं गाऊँ भी, अभिनय भी करूँ। और इसके अलावा गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक स्पॉन्टेनिटी, एक बेझिझक व्यक्तित्व छोटी बच्ची का होता है, वो जब हम बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, उसके बाद बस सिर्फ यही बताया जाता है कि ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, ऐसे बैठो, वैसे बैठो। तो उससे एक बार बार हमें कॉन्शियस किया जाता है कि आपका महिला का शरीर है। फिर इसमें कहीं मैं क्या गा रही हूँ, मेरी टैलेंट क्या है, मेरी मतलब काबिलियत क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं छुप जाती है। जैसे गाने बनाए जाते हैं, शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, ये आई एम टू ब्रिलियंट फॉर यू क्यों नहीं होता? अगर वो होता तो मुझे लगता है कि कहीं महिलाओं के साथ जस्टिस हो जाती। तो ये गर्ल चाइल्ड की उन्नति के लिए मैं काम कर रही हूँ। मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने बनाया है, उसके ज़रिए। उसमें क्या करती हैं आप, मतलब किस तरह की अवेयरनेस लाती हैं, क्या करती हैं? वोकेशनल गाइडेंस लड़कियों के लिए, और सेल्फ एक्सप्रेशन में एक कॉन्फिडेंस दिलाए बच्चों को, लड़कियों को, कि हम अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना सकते हैं, जिससे हम दुनिया में ये साबित कर दें या ये एटीट्यूड अपनी तरफ लाए कि लोग हमें हमारे काम के लिए जाने। बस मैं, इफ़ आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस फॉर वर्क, माई आइडेंटिटी इज़ दैट ऑफ वर्क, ऑफ माई वर्क, नॉट दैट ऑफ अ वुमन। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप करती हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी फिर भी कुछ हॉबीज़ होंगी। हाँ, तो वो हॉबीज़ क्या हैं? खाना बनाना, गार्डनिंग, पेड़ लगाना। मुझे लगता है कि धरती की तरफ हमारा एक ऋण है
कि जितने पेड़ काटे जाते हैं और बिल्डिंग्स खड़ी की जाती है, कंक्रीट जंगल, ऐसा ना होते हुए एक जादू की छड़ी आ जाए और पूरी धरती ग्रीन 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 हो जाए। तो मैं जहाँ जगह मिलती है झाड़ लगाती हूँ, पेड़ लगाती हूँ। हाँ। और अपने किचन में भी मैं वो वर्मी कंपोस्टिंग करती हूँ। और मेरे पास पुदीना है, लेमन ग्रास है, कड़ी पत्ता है, नींबू है। कहाँ उगाती है? गमलों में उगाती हाँ, है? गमलों में ये सब चीजें गमले में उग जाती हैं? बहुत अच्छे से। एक ही गमले में उगाती हैं? अलग अलग नहीं, अलग अलग ऐसे और ऐसे कहाँ रखती है इनको? जो अपना ग्रिल और बालकनी होती है वहाँ उसके पे। बीच में रखती है। हाँ। और वहीं से तोड़ के आप खाती हैं? हाँ। वाह, क्या मज़ा आता होगा। तो यहीं से बात निकलती है खाने की। तो आप कह रही हैं कि आप खाना भी अच्छा बनाती हैं, तो कोई एक अच्छी सी रेसिपी हमें बता दीजिए जो कि 5 मिनट में हम बना सकें और अपने हस्बैंड्स को खुश कर दें। सैलड्स खिलाइए सबको। हाँ। सैलड्स बहुत बनाती हूँ, जूसेस बनाती हूँ। नहीं नहीं, एक रेसिपी दीजिए ना। अब खाली सैलड्स में क्या बात बनेगी? कुछ महाराष्ट्रन खाना कोई हमारा बताइए। दड़पे पोहे, हाँ। अदरक वाले पोहे। ओके। जो पोहे को सोक कीजिए। हाँ। पोहा सोक करिए और उसमें हरी मिर्च अदरक पीस के डालिए और ग्रेटेड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट डालिए और नींबू उसमें लेमन स्क्वीज़ करिए, मिक्स करिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और बस बहुत टेस्टी हो जाता है। हाँ। इसको तो उसको बनाते कैसे? उसको कुक नहीं करना नहीं, है? कुक नहीं है। हाँ। पोहा सोक करके बस कच्चा ही रखना उसको है। ड्राई करने और तेल का। भी नहीं डालना है उसमें? नहीं, नो ऑयल। वाह, ऑल माय ये रेसिपीज तो आर ऑयल मतलब बहुत ही हेल्दी रेसिपी हुई। आजकल जो लोग डाइट पे जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी रहेगी। मैं तो मिशन पे हूँ क्योंकि हाँ। मैं जहाँ गाती हूँ ना, मैंने देखा है कि इतने लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं 40-45 की उम्र में। तो मैं तो मिशन पे हूँ। मैं तो चाहती हूँ सब लोग हेल्थी खाए, ऑयल फ्री खाए, फाइबर खाए, सैलड्स खाए, जूसेस खाए और बस स्वस्थ रहे। लेकिन ऑयल फ्री भी अच्छा नहीं है। कुछ हद तक हमें मक्खन, घी हमारे शरीर में चाहिए। मिलता ये तो है लेटेस्ट ना, आपने इतने साल खाया है ना, मिलता है। आप बादाम खाइए, उसमें नेचुरल फॉर्म में ऑयल होता है। तिल खाइए, पीनट्स खाइए, उसमें है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई लेकिन एक अच्छा सा लंबा सा गाना सुनने बगैर तो हमारा प्रोग्राम ओवर ही नहीं होगा ना। और फिर हमें जाना है हमारी रैपिड फायर पर। तो एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, फिर रैपिड फायर पे चलते हैं। रैपिड फायर होता है जी, इसमें? बिल्कुल ओ होता है। बाबा, अच्छा। ओके। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में छुट्टे या न छुट्टे मुँह से रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना बोलना माही बोलना। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हो पालनहारे, ओ पालनहारे। बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रैपिड फायर पर। पहला सवाल, बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म कौन सी है? गाइड। अगर गुस्सा आ जाए तो आप क्या करती हैं?
अपने आप से कहती हूँ सर अंदर, सरेंडर। अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी। कौन सा हिल स्टेशन पसंद है? हिल स्टेशन, मुझे भूटान पसंद है। ओके। अगर आपके सामने भगवान आ जाएं तो आप उनसे क्या मांगेंगी? क्या मांगूँ? हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही पैदा हो और मेरे साथ ही मरे, ताकि मेरी मम्मी, डैडी, दीदी, भैया सब लोग हमेशा मेरे साथ रहे। सो स्वीट। किस भारतीय सिंगर की आप फैन हैं? सिंगर से ज़्यादा कंपोजर्स पसंद है। नौशाद साहब, जयदेव साहब। सिंगर अरिजीत सिंह। ओके। गाने के अलावा दूसरा पैशन क्या है? नृत्य। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? जब डांस कर पाई पहली बार स्टेज पर। आपका सपना क्या है? ब्रॉडवे पर मीरा के ऊपर एक म्यूजिकल मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ये मेरा ख्वाब है। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? आप तो बहुत कुछ होती। मैं काउंसलर होती। मैं एक्टर होती शायद। हाँ, एक्टर भी होती। डांसर होती। जी। शेफ होती, सुपर शेफ। हाँ, शेफ भी होती। चलिए, बहुत अच्छा मज़ा रहा आपके साथ बातें करके। अब आप ज़रा यहाँ आ जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे शो के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है और अपना ऑटोग्राफ भी साइन करना है।